हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी इसका स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। डेवलपमेंट की बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई। एंथ्रोपोलॉजी पहले ये सोशियोलॉजी का कंपोनेंट होता था, फिर बाद में ये कंपोनेंट अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी बनकर बना। एरिस्टोटल जो थे फादर थे एंथ्रोपोलॉजी के। बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। एल क्रोबर, हर्स्कोविट्ज and many other scholars, anthropologists have defined the anthropology in their way. Anthropology has also a relationship with other disciplines. It is interdisciplinary in nature. It means that it has a connection with the other subjects like social sciences, humanities, environmental sciences, physical anthropology, biological anthropology, life sciences, earth sciences, and humanities। तो ये हम एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हेल्प लेते हुए ये कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस, कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। अब मैं डिफरेंट जो एंथ्रोपोलॉजिकल के को किसी अलग जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके अंदर जो थ्योरीज है, उनकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी मेथोडोलॉजी है, वो हम अप्लाई करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमैनिटीज को स्टडी करते हैं, हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम सोशियोलॉजी एस्पेक्ट्स हम इसमें स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी हम स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप अगर आपने देखना है तो इसका आपको मेन ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करना है, उसको रीडिंग करनी चाहिए आपको। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। इसके साथ ही एक चौथा डिसिप्लिन और आता है जिसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी है ये एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है, इसको आप इसको एक छोटा सब्जेक्ट ना समझे, ये वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कोई ऐसा एस्पेक्ट्स नहीं होगा ह्यूमंस का जो हम स्टडी नहीं करते होंगे। ईबी टाइलर ने डिफाइन किया है एंथ्रोपोलॉजी को, हर्स्कोविट्ज ने डिफाइन किया है, इयान क्रोबर ने डिफाइन किया है, बील्स एंड ऑयजर ने एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशंस को डिफाइन किया है। एरिस्टोटल फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थे। है ना, मेन ब्रांचेस की बात करें हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। हम कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, हम कैसे ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई, एमरजेंस कैसे हुआ मैन का, पहले सबसे पहले कैसे प्राइमेट्स आए, अर्लियर प्राइमेट्स आए, फिर उसके बाद जिसमें प्रोसिनियंस है, एंथ्रोपॉइड्स है, एंथ्रोपॉइडा है, एंथ्रोपॉइड्स है, एप्स है, पेलिकोलॉजीज आए, फिर एप्स का एवोल्यूशन हुआ, फिर ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, लेसर एप्स थे, सियामंस, ओरांगुटान, फिर ग्रेटर एप्स आए, उसमें हमने पढ़ा चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमंस के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे इनकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है बाकी प्राइमेट्स की, ह्यूमंस की एस शेप स्पाइनल कॉर्ड होती है, पेल्विस ग्रेटर जो है ब्रॉड होता है। ओके, ये बाइपेडलिज्म को सपोर्ट करता है। फोरामन मैग्नम, वो जो स्कल का बेस होता है उसके फॉरवर्ड साइड में ये प्लेस
किया जाता है, होता है, तभी तो इंसान बाई लोकोमोशन, जो ह्यूमन बींग्स का लोकोमोशन है वो बाई पैडल लोकोमोशन होता है। बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं ह्यूमंस की एवोल्यूशन के लिए। इन्वायरमेंट ने नेचुरल सिलेक्शन करके ह्यूमंस को इवॉल्व किया, उसने प्रोग्रेस किया, उसने कल्चरली उसने प्रोग्रेस किया। पहले वो कैसे हंटिंग करता था, फिर गैदरिंग की, फिर फार्मिंग की, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर किया उसने, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, मॉडर्नाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन का इमरजेंस हुआ। तो ऐसे सीक्वेंस में कल्चर का इवॉल्यूशन हुई, ह्यूमन इवॉल्व हुआ। हमने प्राइमेट्स के जरिए देखा कैसे ह्यूमन की एवोल्यूशन होती है। और थ्योरीज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्री डार्विनिज्म, डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म। प्री डार्विनिज्म की बात करें तो डार्विनिज्म लमार्किज्म डार्विनिज्म में आता है। उसने बताया कि यूज एंड डिसयूज के जरिए ह्यूमंस की एवोल्यूशन होती है। उसके बाद डार्विनियन आई, डार्विनियन ने बताया कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन से, वेरिएशन जो होती है वो ह्यूमन स्पीसीज में उसके कारण एवोल्यूशन हुई है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उन एस्पेक्ट्स को प्रमोट करता है, उनको अडेप्ट करता है, उनको सिलेक्ट करता है जो बेटर तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। हमने पोस्ट डार्विनिज्म डार्विनियन के बारे में सुना है, उसमें हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है। हमने डार्विन की थ्योरी को, और हमने जो फैक्टर्स थे कैसे एवोल्यूशन हुई है, उसने म्यूटेशन का बताया कि स्मॉल चेंज इन द जेनेटिक इनहेरिटेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब चेंजेस आते हैं जेन्स में, डिस्क्रीट वेरिएशन जो आती है जेनेटिक पैटर्न में, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन से भी वेरिएशंस आती है, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट से वेरिएशन आती है। पॉपुलेशन एक इलाके को छोड़ के दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में मूव करते हैं, वहां पे इंटरब्रीड करते हैं, वहां पे वो उनकी जीन पूल पहले से चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके जीन्स नए उसमें आ जाते हैं, नया जेनेटिक पैटर्न उनमें देखने को मिलता है। तो चेंज होना जीन फ्रीक्वेंसी में, इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये भी कारण है एवोल्यूशन का, ये भी कारण है एवोल्यूशन का। हमने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं। डोल्स रूल है, कॉप्स रूल है, इसने बताया ऑर्गेनिज्म निरंतर बढ़ता रहता है। थ्योरी ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ह्यूमन अडॉप्ट कर लेता है तो फिर वो चेंज हो जाता है, तो वो फिर पुरानी स्टेज में वो कभी नहीं जाता। ये कहना था डोल्स रूल का। कोप्स रूल का कहना था कि पहले हॉर्सेस छोटे साइज के होते थे, फिर बड़े साइज के हो गए। गार्स रूल का कहना है कि आपस में कंपटीशन होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं। पैरेललिज्म ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन पैरेलल लाइन में चलती है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है पहले दो डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं दो स्पीशीज के, फिर वो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनमें एक जैसे फीचर्स उनमें डेवलप होने लगते हैं। और एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें, बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है।
जैसे वी हैव टेकन स्पीचेस की बात की थी हमने, मोसाइक एवोल्यूशन की बात करें कि कुछ ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स फास्ट डेवलप करते हैं, ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स जो है वो स्लोली डेवलप करते हैं, और ये हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हम इसमें पढ़ते हैं। डोल्स रूल, कॉक्स रूल, गाज रूल, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, अडैप्टिव रेडिएशन, मोसाइक एवोल्यूशन, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के कारण का बनते हैं। अब बायोलॉजी में चेंजेस आती हैं, उसका फ्रूट जो है वो आर्क शेप्ड का हो जाता है, फीमर उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और एंगल्ड उसका इनवर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड एस शेप की हो जाती है, फोरामन मैग्नम फॉरवर्ड प्लेस हो जाता है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। पहले ब्रेन स्मॉल साइज का था, फिर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में ब्रेन गेट्स लार्जर इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। पहले ब्रेन की कैपेसिटी 350 सीसी थी, अब एवरेज ह्यूमन बीइंग की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से लेके 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर मानी गई है। ओके, तो हमने देखा स्कोप क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ब्रांचेस क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन का पढ़ा है हमने, प्राइमेट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इवोल्यूशन कैसे हुए थे प्राइमेट, लोअर प्राइमेट से हायर प्राइमेट्स में कैसे आए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो प्राइमेट्स कैसे ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, प्राइमेट की बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, उनका ब्रेन लार्ज होता है, उनकी विजन 3D विजन होती है, आईज उनकी फॉरवर्ड लुकिंग आईज होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमेट्स की। एवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें, प्राइमेट टैक्सोनॉमी की बात करें, वो मैंने बताया है कैसे प्रोसिनियंस, एंथ्रोपॉइड्स, old world monkeys, new world monkeys, then apes के बारे में that we all will go on discussing, and lesser apes, we have great apes, then we have humanoids, we have hominids. Okay, so this is something about primate taxonomy. What is the trend in their evolution? What is the adaptation? Primates do bridgeation. They move from one branches to another branches. They do. They move from one branches and another branches. I should speak confidently. That is something about primate taxonomy. We have primate behavior. Primates have a social behavior because the infants depends upon their mother for a longer period of time. Tertiary and quaternary fossil primates. We have Holocene epoch, we have Pleistocene epoch, we have Paleocene, we have Eocene, we have Oligocene, we have Miocene, we have Pliocene, we have Pleistocene, and then we have Holocene. We have tertiary period, we have quaternary period. क्लाइमेट जो था बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ठंडा था, कोल्ड क्लाइमेट था, आइस एज थी, पूरे अर्थ में आइस स्प्रेड थी। फिर इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, फिर वार्मर पीरियड आया, देन आइस एज आई, फिर वार्मर पीरियड आया, देन आइस एज आई। इस तरह से क्लाइमेट में चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस क्लाइमेट में चेंजेस आती गई, नॉट ड्रास्टिक चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस आती गई। फिर उसके बाद क्लाइमेट धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट धीरे धीरे क्या हुआ, गर्म हो गया, वार्म क्लाइमेट हो गया, प्लूवियल क्लाइमेट हो गया। ओके, रेनफॉल अबंडेंट होने लगी, क्लाइमेट गैस ड्राई हो गया क्लाइमेट। ओके गाइस, यू आर a group of 200 students and I am teaching you better than anybody in the world. I will try and I am working on such things. We do tertiary and quaternary fossil primate. We have living major primates. We have tarsiers. They have a living primates. We have tarsiers. We have lemurs. We have
lorises, we have lemurs, tortoises. Okay, we have how man is compared with an ape. Man has ape has a protruding face. Man has orthogonathic face. Forehead is present in man. Apes are having receding forehead. There are apes are bipedalism, they have quadrupedalism, but humans have a bipedalism. Okay, man have an S-shaped, femur is stout and stocky, whereas the spinal cord of ape is a straight one. Okay, they have social organization, they communicate with one another. And what are the skeleton changes due to erect posture? Yes, there was skeleton changes, there were skeleton changes, there were changes in the brain. Mandible was very heavy, okay, and then large canines, large incisors, okay. Then we have erect postures. What are its implications? What happened? There was changes in the pelvis girdle, there were changes in the femur bone, there were changes in the food. We have grasping hands just like this. When this we have opposable thumb being when this thumb is able to touch every tip of other finger, when the thumb is able to touch every other tip of other fingers, then we can say that thumb is we can say that thumb is opposable thumb. That is called opposable thumb. Okay, my dear students, my living students, skeleton changes were there. Then we have phylogenetic status, we have characteristics of the following. We have australopithecines. This belongs to plio Pleistocene. They are hominids. They were the first hominids, both South and East Africa, because Australopithecines, they were present in Africa, they were present in East Africa and South Africa. They are divided into two types: Australopithecus robustus and Australopithecus gracile. Australopithecus gracile is further divided into various types. Australopithecus eminensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus. We have a Lucy boy, we have a Tom child, then we have robustus, Australopithecus garhi, Australopithecus boise, Paranthropus boise. We have Paranthropus robustus. Okay, Paranthropus. That there are two forms of Australopithecus. One is gracile form, and another is very gracile form. Another is rough, because it depends upon the specialized diet. They what they do eat, they do hunting, they move here and there in search of food, and their main objective was to survive in whatever possible way they can. So they were doing hunting and they were doing gathering. They're moving from one place to another place. They do hunting in groups, because during the ice age big animals were present. Big game hunting, to do big game hunting, they have to do planning. And what does happen? And when they did planning, there was a development in their brain. There was development in their brain. So there was development in their brain. So they did planning. So it has an impact on the brain, and the brain grow, and the brain grow like anything. And that is why human being is at the top of the food chain. Okay, then we have Homo erectus. Oh, we have African Homo erectus. We have Paranthropus. We have Javanicus. We have Homo erectus javanicus. We have Homo erectus pakinensis. As Homo erectus were present in Africa, they were present in Europe. Homo heidelbergensis.
They were Heidelberg giants. They were present in Europe, they were present in Asia, and they were present in Africa. Homo erectus, out of Africa theory हमने पढ़ा कि Homo erectus कहाँ पे जन्म दिया, Homo erectus ने कहाँ पे जन्म दिया, Homo modern human beings out of Africa theory क्या कहती है, सुनिए ध्यान से सुनिए, out of Africa theory क्या कहती है, out of Africa theory कहती है, yes, out of Africa theory क्या कहती है, out of Africa theory, just listen to me. Out of Africa theory says that human beings originated in Africa. Human beings originated in Africa. So from Africa they migrated to Asia. They migrated to Asia. They migrated to Europe. They migrated to East. So they migrated to different parts of the world. So what happens? They migrated to different parts of the world. So what happens? They migrated to different parts of the world. They migrated to different parts of the world. So and they replaced the existing species over there जो वहां पे प्रेजेंट थे ना different regions of the world में उनको रिप्लेस कर दिया. दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस बोलते हैं इसका, आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस. ओके, then come regional continuity hypothesis. We have regional continuity hypothesis. Let's jump. Let's have full of energy body should be have a full of energy with you. Then we have out of Africa theory. Then we have out of Africa theory. Then we have out of Africa theory. Then we have regional continuity model. What happens in regional continuity model? Regional continuity model says, regional continuity hypothesis says that what happens? Human beings originated in Africa and then they migrated to different parts of the world, to Asia, to Europe, and they replaced the existing species. And then they replace the existing species. So this theory is accepted nowadays. This theory is accepted nowadays, my dear students. This theory is accepted nowadays, my dear students. हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करके पढ़ा रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी. तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कैसे ह्यूमन बींग्स की अलग अलग हाइपोथेसिस है. आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस है. ओके, रीजनल कॉन्टिन्यूटी हाइपोथेसिस है. ओके, और कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस है. कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक ही टाइम पे अलग अलग रीजन्स में उनकी एवोल्यूशन हुई. अलग अलग रीजन्स में वो इवॉल्व हुए और एक ही टाइम पे वो इवॉल्व हुए. तो तीन हाइपोथेसिस थी और तीन हाइपोथेसिस में से सबसे वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो है वो थर्ड वन है. उसके बाद निएंडरथल मैन्स है. निएंडरथल मैन्स को अगर आप देखें, हम ये चैप्टर 1.6 में पढ़ते हैं. फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, आप लोग ट्राइब्स की एग्जांपल से पढ़ने. फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है, सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया. पहले होमो इरेक्टस आए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स आए. जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेसीन है. ओके, जीनस क्या है, होमोजीनस में सबसे पहले होमो इरेक्टस आता है हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है. और होमोजीनस में निएंडरथल्स आते हैं, होमो निएंडरथल्स. तो इसमें दो तरह के स्पीशीज हैं, ला चैपली एक्साइन जो कि क्लासिकल टाइप है. ला चैपली एक्साइन क्लासिकल टाइप है और माउंट कार्मल इज प्रोग्रेसिव टाइप. दो स्पीशीज हम पढ़ते हैं, माउंट कार्मल और ला चैपली एक्साइन. तो ये एक प्रोग्रेसिव टाइप है और एक क्लासिकल टाइप है. माउंट कार्मल और ला चैपली एक्साइन ये बेसिकली फॉसिल रिमेन्स हमें साइट से मिलते हैं. इनको ढूंढ के निकाला था पैलियोंटोलॉजिस्ट ने. अब हमें ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी करनी है, हमें फॉसिल्स को पढ़ना पड़ेगा. उनको देखना पड़ेगा हमारे पुराने जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे होते थे, क्या उनके फिजिकल फीचर्स कैसे थे, उनकी डेंटिशन कैसी थी, उनका फेस कैसा था, क्रेनियल कैपेसिटी उनमें कितनी थी, लेग्स फॉर्मेशन कैसी थी, उनकी बॉडी वेट कितना था, बॉडी कंपोजिशन कैसी थी. ये सब स्टडी हम फॉसिल एविडेंसेस में करते हैं. इसके बाद हमारा रोडेशियन मैन आता है, अफ्रीका में मिला है हमें रोडेशियन मैन. उसके बाद होमो सैपियंस के तीन वैरायटीज हैं. होमो सैपियंस की तीन
इसमें तीन स्पीशीज हैं। वी हैव ग्रिमाल्डी, वी हैव क्रो-मैग्नोन मैन, वी हैव ट्रांसलेट मैन। ये तीनों की तीनों स्पीशीज कहां से मिली है? हमें यूरोप से मिली है। कहां से मिली है? हम यूरोप से मिली है। या फिर जान रखना है कहां से मिली है ये स्पीशीज। तो हमने देखा हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से हमें फॉसिल्स मिलते हैं। हमें अफ्रीका से फॉसिल्स मिलते हैं, हमें एशिया से फॉसिल्स मिलते हैं, हमें यूरोप से फॉसिल्स मिलते हैं, हमें अफ्रीका से फॉसिल्स मिलते हैं। उनकी हम स्टडी करते हैं। कईयों में चिन्ह नहीं होता, कईयों में फोरामन मैग्नम फॉरवर्ड बेस्ड होता है, कईयों का फॉरहेड जो था वो रिसीडिंग था। होमो सैपियंस का फॉरहेड जो था वो वर्टिकल था फॉरहेड, ठीक है। और ये मैंडिबल जो था हैवी मैंडिबल था, स्मॉल लार्ज कैनाइनस थे, लार्ज डेंटेशन था, बाद में फिर स्मॉल डेंटेशन हो गया और स्मॉल मैंडिबल हो गया। फिर उसके बाद साइजिटल क्रस्ट प्रेजेंट होता था जब मैंडिबल लार्ज था, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस था, जो सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस था वो प्रोमिनेंट था। ये जो चीज थी ये बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट थी पहले के स्पीशीज में, पर होमो सैपियंस में ये सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस जो है, ये सुप्रा ऑर्बिटल जो टॉरस है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा। पहले के जो स्पीशीज थे उनमें चिन्ह नहीं होती थी। अब होमो सैपियंस में आपको वेल डेवलप्ड चिन्ह देखने को मिलती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी फॉसिल्स जो मिले थे। फॉसिल्स जो मिले थे डिफरेंट डिफरेंट पैलियोंटोलॉजिस्ट को, यूरोप से फॉसिल्स मिले थे, अफ्रीका से फॉसिल्स मिले थे। उन फॉसिल्स की डिस्कवरी की, उन फॉसिल्स को एनालाइज किया, स्टडी किया, उनकी फेशियल फीचर्स को स्टडी किया, हमें स्कल को स्टडी किया, मैंडिबल्स को स्टडी किया, सुपरऑर्बिटल को स्टडी किया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी वेट को स्टडी किया, हाइट को स्टडी किया, हाइट एंड वेट को भी उन्होंने स्टडी किया। कि वो हम एजम्पशंस करते हैं, फेस की रिकंस्ट्रक्शंस की जाती है ना। तो ये हम देखते हैं। तो ये हमने 1.6 तो 1.4 देखिए, तो 1.1 है। पहले चैप्टर 1 से की तरफ चले हम, तो चैप्टर 1 में हमने देखा मीनिंग क्या है, चैप्टर 1.2 में हमने देखा जो है रिलेशनशिप क्या है, 1.3 में देखा हमने मेन ब्रांचेस क्या है एंथ्रोपोलॉजी, 1.4 में देखा ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन को देखा, 1.5 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी प्राइमेट्स की, 1.6 में हमने फाइलोजेनेटिक स्टेटस देखा हमने, है ना। फिर 1.7 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मैन। अब सेल क्या है? व्हाट इज अ सेल? सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज ए सेल? इज द व्हाट इज अ डीएनए? डीएनए से DNA is the what is DNA? DNA is a DNA is a you know is present in chromosomes. DNA is present in chromosomes. DNA has a double helix structure. DNA stands for deoxy ribonucleic acid. प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जीन्स प्रोटीन को बढ़ाता है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है, क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन क्या होती है, क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन क्या होती है, क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन क्या होती है। सेल डिवीजन दो तरीके से होती है, माइटोसिस से होती है, मायोसिस से होती है। क्रोमोसोम्स क्या है? वे आर डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, और एक क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। ओके, तो जीन्स क्या है? सब सेक्शन है डीएनए का। जीन्स इज ए सब सेक्शन ऑफ डीएनए। एंड डीएनए क्या है? डीएनए में जेनेटिक कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस का कोड होता है डीएनए में, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं कि हमारी बॉडी ये इंस्ट्रक्शंस डीएनए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा या स्किन फेयर होगी, कलर आई कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, बॉडी की हाइट कैसी होगी, बॉडी का वेट कितना होगा। ये इंस्ट्रक्शंस सारी ये कौन देता है? ये इंस्ट्रक्शंस डीएनए से जाती है, ये इंस्ट्रक्शंस जीन से जाती है। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, तो इनको पढ़ना जरूरी है। हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ हम सोशल बीइंग एस्पेक्ट्स को भी हम स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजिकल बीइंग को भी स्टडी करते हैं, हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी करते हैं, हम फैमिली को भी स्टडी करते हैं, हम कल्चर को स्टडी करते हैं। हमने देखा होगा कि
principles. Chapter 1.7 है biological basis of life. Chapter 1.9 is principles of prehistoric archaeology. Principles of prehistoric archaeology की बात करें, इसकी chronology देखें, relative and absolute dating method. हमें पता लगाते हैं कि पुराना हमें फॉसिल मिला है, तो वो फॉसिल हमें मिला है कोई, तो उसका एज कितना होगा, उसकी एज कितनी होगी वो हम डिटरमाइन करते हैं. हमारा पुराना फॉसिल हो चाहे नया फॉसिल हो, उसकी हम एज डिटरमाइन करते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग करते हैं, और डेटिंग मेथड से हम डेटिंग करते हैं पीरियड्स की. हमें ज्यादा एग्जांपल्स हमें डालनी होगी इसमें. हमें बुक्स के बारे में बताता हूं मैं आपको, बुक्स के बारे में सुनिए. मेरा मेरा मैं तुरंत आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूं. आपको एम्बेरा नंबर की बुक पढ़ लीजिए, पहली बुक एम्बेरा नंबर की पढ़ लीजिए, ठीक है. दूसरी बुक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पीना बुक पढ़ लीजिए, रट लीजिए पूरी बुक. आपको कोई नहीं रोक सकता. फिर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेने के लिए, व्हाट इज रिस्पेक्टेबल स्कोर? 310 प्लस इज द रिस्पेक्टेबल स्कोर इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल. दैट आई गारंटी यू, I can write with my blood that you will not be you will not get less than 310 marks in your anthropology. Then we have sociocultural anthropology by whom? मदन एंड मजुमदार. ये बुक भी आप रट लीजिए, इस बुक को आप खरीद लीजिए और इस बुक को आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है. और सुनिए बुक्स के नाम. और एंथ्रोपोलॉजी थॉट्स की बुक आती है, पांडे, और एक और है आहूजा एंड पांडे. एक तो पांडे है और एक और है कोई, तो वो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. एंथ्रोपोलॉजी थॉट्स डिटेल में उस बुक में आपको मिलेगा, उस बुक में आपको मिलेगा डिटेल में. वो भी बुक खरीद लीजिए आप लोग, आप परचेज कर लीजिए मार्केट से. दैट बुक विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़िए, बढ़िए आगे. दिमाग के अंदर से नेगेटिव चीजें बाहर निकाल, नेगेटिव चीजें बाहर निकाल, थॉट्स बाहर निकाल, और माइंड को पॉजिटिव रख, माइंड को पॉजिटिव रख, पॉजिटिव रख, पॉजिटिव. बेटी कितनी जरूरी है माइंड के लिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रख. और इसके बाद एक बुक और बताता हूँ, आप सोसाइटी की बुक है बाय आहूजा. आहूजा की बुक है बाय सोसाइटी. सोसाइटी की बुक आती है बाय आहूजा, वो भी बुक आप लिख लीजिए. अब 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक आती है सोसाइटी, आप वहां से पढ़ सकते हैं. इंडियन सोशल सिस्टम आप वहां से आप पढ़िए. 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक आप खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, आप बोरो कर लीजिए, जैसे कर लीजिए, आप बुक को पढ़िए. वो भी आपका सोसाइटी पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा. और एक नंदिनी हसनैन की बुक आती है, ये ट्राइबल इंडिया और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नंदिनी हसनैन, ट्राइबल इंडिया बाय नंदिनी हसनैन. ये दोनों बुक भी आप खरीद लीजिए. ये बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बुक से कम बुक ही आपने खरीदनी नहीं है, और इस बुक से ज्यादा बुक्स भी आपने खरीदनी नहीं है. आपका सारा का सारा एंथ्रोपोलॉजी इन बुक से कवर हो जाएगा. ओके. और एक बुक और बताता हूं मैं, डीके भट्टाचार्य की बुक आती है प्री हिस्टोरी. प्री हिस्टोरी के ऊपर डीके भट्टाचार्य की बुक आती है. उसने प्री हिस्टोरिक पीरियड को एक्सप्लेन किया होगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन किया होगा. तो आपने देखा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेल क्या होता है, क्यों बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेल क्या होता है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेल क्या होता है, सेल क्या है, डीएनए से बना हुआ है. डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. और सेल स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, आपको पता होना चाहिए. रेप्लिकेशन कैसे करता है, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, वो क्या करेगा, डीएनए से जाएगा, डीएनए को पढ़ेगा क्या बनाना है, डीएनए पढ़ेगा भाई कहता हूं फलाना प्रोटीन को बना दो, उस प्रोटीन को बना दो, उस प्रोटीन की सिंथेसिस कर दो, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और वो आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करें तो ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक कल्चर्स की बात करें, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक कल्चर 1. चैप्टर 1.8 ए पार्ट, चैप्टर 1.8 बी पार्ट. Okay, we have cultural evolution, we have broad history of prehistoric culture.
इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ब्रॉड आउटलाइन पढ़नी है प्री हिस्टोरिक कल्चर की, 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 ब्रॉड आउटलाइन पढ़नी है प्री हिस्टोरिक कल्चर की। सबसे पहले आप आएगा पैरालिथिक पीरियड, पैरालिथिक पीरियड आएगा, दूसरा पीरियड आएगा मेसोलिथिक पीरियड, दूसरा पीरियड आएगा मेसोलिथिक पीरियड, लिखिए पैरा पीरियड आएगा पैरालिथिक पीरियड, सेकंड पीरियड इज मेसोलिथिक पीरियड, सेकंड पीरियड इज मेसोलिथिक पीरियड, एंड थर्ड पीरियड लिखिए 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 नोटबुक पे नियोलिथिक पीरियड, थर्ड पीरियड इज नियोलिथिक पीरियड, थर्ड पीरियड इज नियोलिथिक पीरियड, फोर्थ पीरियड इज कैल्कोलिथिक पीरियड, लिखिए आपका कैल्कोलिथिक पीरियड, फोर्थ पीरियड इज कैल्कोलिथिक पीरियड, फोर्थ पीरियड इज कैल्कोलिथिक पीरियड, फोर्थ पीरियड इज कैल्कोलिथिक पीरियड, एंड फिफ्थ पीरियड इज कॉपर ब्रॉन्ज एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज, और कॉपर ब्रॉन्ज एज ही थी जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का इमरजेंस हुआ था, ब्रॉन्ज एज के टाइम पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का इमर्ज हुआ था, कॉपर ब्रॉन्ज एज है। उसके बाद आयरन एज, आयरन एज जब किंगडम्स मर्ज हुए, मॉडर्न एज, एज मॉडर्न एम्पायर जब एस्टैब्लिश हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी आयरन एज में, शुरुआत हुई थी। ओके, ब्रॉन्ज एज। ओके, तो ये अब देखिए पैलेलिथिक पीरियड के ऊपर, अब पैलेलिथिक पीरियड की बात हम करते हैं, पैलेलिथिक पीरियड की बात हम करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बताइए मेरे को, कौन बताएगा, आप बताओ। लोअर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड, अपर पैलेलिथिक पीरियड, लोअर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड, अपर पैलेलिथिक पीरियड। तो लोअर पैलेलिथिक पीरियड में हम क्या करते हैं, हम मल्टी तो करते हैं, तो इसके साइड्स आपको, साइड्स के नाम आपको बताने पड़ेंगे। लोअर पैलेलिथिक पीरियड में कौन कौन से साइड्स थी, उस साइड्स के आपको नाम बताने पड़ेंगे। वो थी ग्रेट बेल्ट थी, स्टोन वैली थी, नर्मदा कल्चर था, और इसी टाइम पीरियड में उन्होंने एक्ट्रेस बनाए, नॉर्थ अमेरिकन पीरियड में उन्होंने बनाए, उन्होंने फायर डिस्कवरी, फायर को कंट्रोल किया, और फायर को कंट्रोल किया, और फूड को क्या खाया, कुक्ड फूड खाया, और कुक्ड फूड खाने से क्या हुआ कि मैंडिबल्स को फोर्स जोर कम लगाना पड़ा, मैंडिबल्स को एनर्जी कम यूटिलाइज करनी पड़ी, तो मैंडिबल्स जब वो कम एनर्जी यूटिलाइजेशन की उसने, तो मैंडिबल्स जो है वो मैंडिबल्स छोटा हो गया, मैंडिबल्स स्मॉलर हो गया, मैंडिबल्स स्मॉलर हो गया, किसकी वजह से, फायर की डिस्कवरी से। तो देखिए कल्चर एवोल्यूशन से क्या हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई। देखिए फायर की डिस्कवरी से मैंडिबल के ऊपर कैसे असर किया, मैंडिबल कैसे स्मॉलर हो गया, तो ये आपने बताना है, मैंडिबल स्मॉलर हो गया। ऐसे ही अपनी बॉडी को एक्साइटेड रखो, फुल बॉडी को एक्साइटेड रखो, ओके, आप बॉडी को एनर्जेटिक रखिए, फुल ऑफ एनर्जी रखिए, फुल ऑफ एनर्जेटिक रखिए, बॉडी को एनर्जेटिक रखिए। ओके, तो हमने मिडिल पैलेलिथिक पीरियड की तरफ आते हैं, तो बकोर है, नेवासा कल्चर है, बेलन वैली है, भीमबेटका है, डिडवाना है, बघोर, तलवाड़ा, लिंजना, रानीगुंडा, ये साइट्स है। अपर पैलेलिथिक पीरियड की बात हम कर ले, अपर पैलेलिथिक पीरियड में भी वो सारी साइट्स हमने पढ़ी है, रानीगुंडा है, चिंतामणि में चलते चिंतामणि गली है। तो ये साइट्स आपको ऑल ओवर इंडिया में मिली है, महाराष्ट्र में साइट्स हमें मिली है, हमें 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 यूपी में साइट्स हमें मिली है, महाराष्ट्र में साइट्स मिली है, हमें गुजरात में साइट्स मिली है, राजस्थान में बहुत सारी साइट्स मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इंडस रिवर कहां से फ्लो करती थी, उसी के किनारे क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इमरजेंस हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत कहां से हुई, वो हुई शुरुआत ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। आयरन एज की शुरुआत कहां हुई थी, मॉडर्न के पीरियड में हुई थी शुरुआत। ओके, हम टूल्स की बात करें, चॉपर शॉपिंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े लार्ज टूल्स का इस्तेमाल किया गया, पेबल टूल्स का इस्तेमाल किया गया, क्लीवर्स का इस्तेमाल किया गया, हैंड एक्सिस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मिडिल पैलेलिथिक पीरियड आया, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया, बुरीन्स का इस्तेमाल किया गया, और टेक्टोनियन प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया, एक्चुअलियन प्लेट्स का इस्तेमाल, मोस्टिलियन प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। कौन से पीरियड में, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में। और अपर पैलेलिथिक पीरियड में ब्लेड टूल्स का इस्तेमाल किया गया, कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल किया गया, एक्से का इस्तेमाल किया गया, एक्से का इस्तेमाल किया गया, बो एंड एरो का आविष्कार हुआ इस टाइम पे, वो इस्तेमाल किया करते थे हमारे हमारे जो कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो इन चीजों का इस्तेमाल किया करते 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 थे, हमारे एंसेस्टर्स इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स जो थे, अर्लियर
ह्यूमन स्पीसीज ऐसे काम करती थी। उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, उनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, उनकी सोशल लाइफ की बात करें, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो कैसे करते थे वो अपने बताना है। मैरिज कैसे करते थे, वो रिलीजन कैसे, वो रिलीजन बिलीफ उनके क्या थे वो हमने पढ़ना है। उनकी किनशिप सिस्टम उनमें कैसा था वो हमने पढ़ना है। ठीक है, उसका मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हुआ इस टाइम पे, है ना। माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में फार्मिंग का इमरजेंस हो गया, फार्मिंग का इमरजेंस हो गया। तो बहुत सारे साइट्स की बात करें, है ना। उसके बाद कैलकुलेटिव पीरियड का इस्तेमाल हो गया, कॉपर का इस्तेमाल हो, कॉपर का इमरजेंस हो गया, कॉपर से टूल्स बनाए जाने लगे। कॉपर ब्रॉन्ज एज में टूल्स ब्रॉन्ज के जरिए बनाए जाने लगे। आयरन के एज में टूल्स जो थे आयरन के बनाने लगे। तो ये टूल्स बेसिकली कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें, ब्रॉड आउटलाइन जो होती है प्री हिस्टोरिक कल्चर की, पैलेलिथिक कल्चर है, मेसोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक कल्चर है, फिर कैलकुलेटिव कल्चर है, ब्रॉन्ज एज है, कॉपर ब्रॉन्ज एज है, देन आयरन एज है। तो ये कल्चर एवोल्यूशन हमने पढ़ा है, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर आपने जो पेपर वन है वो जनरल एंथ्रोपोलॉजी है, वो अपने वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। ये कि जो कल्चर है, कल्चर एवोल्यूशन जो है आप पढ़ रहे हैं, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, ये अपने वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये अपने वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये अपने वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चाहे वो पैलेलिथिक कल्चर है, चाहे वो मेसोलिथिक कल्चर है, चाहे वो नियोलिथिक कल्चर है, कैसे वो इस्तेमाल करते थे टूल्स, कैसे होते हैं इमेजिन करिए। आप उस दुनिया में चले जाइए और आप पैलेलिथिक पीरियड में चले जाइए, आप क्या कर रहे होते हैं, समझिए आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। आप जानवर, हमने देखा दूर से बहुत बड़ा जानवर है, आप ग्रुप बना के प्लान करके जाते हैं और उस जानवर की हंटिंग करते हैं, वो जानवर किल करते हैं। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड में आप टूल्स, पहले बड़े बड़े टूल्स होते थे, फिर आपने टूल्स को साइजेस आपने घटा दिए, आपने छोटे टूल्स बनाना शुरू किए, फ्लेक्स बनाना शुरू किए, ब्लेड टूल्स बनाना शुरू किए। आप देखिए जब आप आगे बढ़ते गए, आपने हंटिंग नहीं छोड़ी, आपने फिर डिवेस्टिगेशन भी की, आपने हंटिंग भी की। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट तो कोल्ड एज थी, आयरन जो आइस एज थी, आयरन आइस एज थी उस टाइम पे, आइस एज थी। तो आइस एज की बात करें तो बारिश बड़ी हुई, बरखाएं बड़ी, बारिशें बड़ी हुई, कोल्ड क्लाइमेट बहुत ज्यादा था, वार्म क्लाइमेट धीरे धीरे हुआ। पैलेलिथिक पीरियड में तो बड़ा ही ठंडा इलाका था उस टाइम पे। लोअर पैलेलिथिक पीरियड में, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में, अपर पैलेलिथिक पीरियड में क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो गया, मेसोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट और ज्यादा वार्म हो गया, नियोलिथिक में क्लाइमेट जो है वो वार्म हो गया, ड्राई हो गया, अबंडेंट रेनफॉल होने की, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना आवर वर्ल्ड में आपको दिखे दिखेगा, दिखेगा। कैलोलिथिक पीरियड की बात करें, ब्रॉन्ज एज की बात करें, कॉपर ब्रॉन्ज एज की बात करें, कॉपर ब्रॉन्ज एज की बात करें, आयरन एज की बात करें, आयरन एज की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपने आयरन एज की शुरुआत कहाँ हुई थी वो आपने देखना है। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत कहाँ हुई थी, कैलोलिथिक पीरियड की शुरुआत कहाँ हुई थी, कॉपर ब्रॉन्ज एज की शुरुआत कहाँ हुई थी, आयरन एज की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो आपने देखना है, वो आपने समझना है, वो अंडरस्टैंड करना है। देखिए उसको, कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए। तो नेचर ऑफ कल्चर क्या है, नेचर ऑफ कल्चर क्या है, द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एथनोसेंट्रिज्म क्या है। अब एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद रखो, लिखो अपनी नोटबुक में, डब्ल्यू जी सुंदर ने दिया था एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट। आगे है वीजा बेस्ड कल्चरल नेटिविज्म। अब कल्चरल नेटिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने लिखा था, बताओ मेरे को कोई, सर्च करो जल्दी जल्दी गूगल में सर्च करो जल्दी जल्दी। तो इतना कल्चरल नेटिविज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था, किसने दिया था, वो एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट डब्ल्यू जी सुंदर ने दिया था। और किसने दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट, किसने दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट, फ्रांज बॉयस ने दिया था। फ्रांज बॉयस, फ्रांज बॉयस कौन थे, ही वाज द फादर ऑफ American anthropology. And who was E.B. Tyler? E.B. Tyler is called the father of British anthropology. E.B. Tyler, Franz Boas, earlier anthropologist थे, earlier anthropologist थे, classical school of evolutionism से ये belong करते थे। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे फ्रांस बॉस। कल्चर क्या है, कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है, इसमें बिलीफ्स आता है, इसमें कस्टम्स आते हैं, इसमें ट्रेडिशंस आते हैं। जैसे सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन बेसिकली इवॉल्व फॉर्म है कल्चर का, सिविलाइजेशन इज बेसिकली इवॉल्व फॉर्म ऑफ कल्चर। आप लिख लीजिए,
जब हम कल्चर को हम अपने पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं तो हम हमेशा अपने कल्चर को सुपीरियर बताते हैं और दूसरे के कल्चर को इंफीरियर बताते हैं। दैट इज कॉल्ड कल्चर, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। हाँ, दैट्स वी शुड बी प्राउड। Yes, you are right. We should be proud of our own culture. But there are positive aspects of ethnocentrism and there are negative aspects of ethnocentrism. You are talking about positive aspects of ethnocentrism, but I am talking about negative aspects of ethnocentrism. Negative aspects of ethnocentrism vis-a-vis cultural relativism, vis-a-vis cultural relativism. Okay, then we have nature of civilization is always advancing. Civilization is always advancing. Culture may not be advancing. Culture, evolved form of culture is called civilization. Yes, correct. There are characteristics of culture. There are characteristics of civilization. It is chapter 2.1, nature of culture. Chapter 2.2, nature of society. Concept of society. What is society? Group of people living at a particular geography is called society. Society and culture. Yes, I told about society. I taught you about culture. What is a culture? And social institution. There are many kinds of social institutions. There are social institutions. They are required in the society to maintain solidarity, to maintain unity, to maintain cultural progress in the world. Social groups. We have social groups. We have social stratification. Yes, the social groups has social stratification. There are people of higher caste, there are people of low caste, there are people of social stratification means division of society on the basis of equality. So there is a social stratification. There is a lot of inequality. There is a lot of inequality. So chapter 2.1, nature of culture. Chapter 2.2, nature of society. Then chapter 2.3 is marriage. Let us now talk about marriage. What is a marriage? Marriage. Marriage. You have chapter 2.1, culture. Chapter 2.2, nature of society. Chapter 2.3, marriage. Chapter 2.4, family. Chapter 2.5, kinship. And these are five. There are five units. There are five. Unit number two. There are five chapters. There are five chapters in unit two. We have nature of society. We have society and culture. We have social institutions. We have social institutions. There are five subunits in unit chapter 2. There are five subunits in unit 2. Why to talk about chapter? Why we talk of chapter? We should talk of unit only. We have marriage. There are different types of marriage. Marriage has been categorized as cross-cultural marriage. So, what is marriage? Just tell me what is marriage. Who will tell me what is marriage? It's a form of relationship that exists between male and female. It exists between male and female. Definition of marriage was given by Westermark, by G.B. Murdoch, and Kathleen Gow. There are different types of marriage. There are marriage is a universal institution. When I talk about laws of marriage, we have endogamy, we have exogamy, we have hypergamy. So there are various laws of marriage such as exogamy, such as endogamy, such as hypergamy, such as hypogamy and incest taboos. These are called the laws of marriage. Then marriage types of marriage: monogamy,
पॉलीगैमी बहुत सारी मैरिजेस करना, मोनोगैमी एक ही मैरिज करना, पॉलीगैमी एक से ज्यादा मैरिज करना, पॉलीएंड्री, ओके, polygyny, polyandry, we have group marriage, types of marriage, monogamy, then we have polygamy, we have group marriage, we have polyandry. So we have there are certain laws of marriage and there are types of marriage. So there are functions of marriage. मैरिज से हम अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, मैरिज में हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, मैरिज में हम बच्चों को पैदा करते हैं. Marriage regulations, laws of marriage, types of marriage, marriage regulation, preferential marriage, prescriptive marriage and proscriptive marriage. कौन सी मैरिज को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं? प्रेफरेंशियल मैरिज. कौन सी मैरिज प्रिस्क्राइब की गई है सोसाइटी के द्वारा? क्रॉस कजन मैरिज, पैरेलल कजन मैरिज, प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, hypergamy, hypogamy, incest taboo, laws of marriage and types of marriage, monogamy, polygamy, polyandry. We have proscriptive means incest taboo. कुछ ऐसे रिलेशनों में marriage as an institution is prohibited. Marriage between brother and sister is prohibited. Sexual relationship between brother and sister is prohibited. Sexual relationship between father and daughter is prohibited. Sexual relationship between mother and son is prohibited. That is called proscriptive. We have marriage regulations. We have marriage types. We have laws of marriage. We have marriage payments like bride price, bride wealth, and dowry. We have bride, wealth, and dowry. So there was, you have to discuss about all these things. You have to discuss about all these things. I personally recommend you to listen to my language, to my speech, and try to write in your notebook. We are a marriage. We have Gotra. Gotra is a exogamous group. Caste is a endogamous group. Gotra is a exogamous group. Hypergamy, hypogamy, incest taboos. We have types of marriages. We have marriage regulations. We have marriage payments. We have bride wealth and dowry. So dowry is given by the wife to her in-laws, and bride price is given by the husband to his in-laws. Bride wealth and dowry flows in the opposite direction. So you must be aware about laws of marriage. You must be aware about types of marriage. You must be aware of
marriage payments, marriage regulations. There are four main topics, that is laws of marriage, definitions and universality, laws of marriage, types of marriage, marriage regulations, and marriage payments. One, two, three, four, and fifth is definition and universality. Next is chapter 2.4, कैसे शादियां हो जाती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है, कैसे हम अपनी ही कास्ट में शादियां करते हैं, कैसे अपने गोत्र में हम मैरिज प्रेफर नहीं करते, अपने विलेज में मैरिज नहीं करते, विलेज के बाहर स्पाउस सीख करते हैं। कुछ सोसाइटीज में एक मैरिज अलाउ होती है, कुछ सोसाइटीज में मल्टीपल मैरिज अलाउ होती है। हाई वाइफ फीमेल मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ मैरिज कर सकती है, और या फिर हस्बैंड्स मल्टीपल फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकता है। फैमिली, सेम डेफिनेशंस एंड यूनिवर्सलिटी। फैमिली इज व्हाट? फैमिली बनती है जब शादियां हो जाती हैं कपल के बीच में, तो उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद फैमिली बन जाती है। तो फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। इट इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, whether it is rural society or urban society, tribal society, non-tribal society, it is present everywhere. What is the difference between family, household and domestic groups? You must be aware of it. We have functions of family. Socialization takes place in the family. Sexual reproduction takes place in the family. Economic cooperation takes place in the family. There are different types of family, just like types of marriage: monogamy, polygamy, polyandry, polygyny, group marriage, like types of family. From the perspectives of structure, nuclear family, joint family. From the perspectives of blood, consanguineous family, affinite family. From the perspectives of marriage, monogamy, polygamy, polygyny, polyandry, group marriage. From the perspectives of residents, patrilocal family, matrilocal family, neolocal family, avunculocal family, and succession. Patrilineal family, matrilineal family. We have impacts of urbanization, industrialization, and feminist movements on society. अर्बनाइजेशन से फैमिली के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर पड़ा? फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, एजुकेशन लेवल का पेनिट्रेशन हुआ, सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस एनहांस हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट हुई, इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हुआ, सोशल स्टेटस एनहांस हुआ, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट से जेंडर इक्वालिटी बढ़ी, जेंडर इनइक्वालिटी कम हुई, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया, women seeking employment, women demanding more rights. There are definitions of family. There are various types of family on the basis of blood, on the basis of residence, on the basis of structure, on the basis of blood relation,
on the basis of succession, on the basis of marriage. We have impact of urbanization and industrialization and feminist movement on family. Yes, family has been impacted by it. Yes, family is present in all the parts of the world. फैमिली की फॉर्म्स अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकती हैं, फैमिली की टाइप्स अलग अलग हो सकती हैं. इम्पैक्ट हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट का फैमिली के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है. डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, फैमिली यूनिवर्सल है. डेफिनेशंस क्या है फैमिली की? तीन मेन स्कॉलर्स आते हैं जिन्होंने डिफाइन किया है मैरिज को भी और फैमिली को भी, जीवी मर्डॉक, वेस्टन मार्क एंड कैथरीन बो. आपको मिनिमम तीन डेफिनेशंस आपको लिखनी है पेपर्स में किसी भी ऑथर्स की. फैमिली के बारे में बताया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, मैरिज में बताया आपको मैरिज क्या होती है. उसके बाद हम पढ़ेंगे किनशिप. किनशिप में आप देखोगे कॉन्सैंग्यूनियस और एफिनिटी क्या होती है कि एक रिश्तेदारी जो बनती है मैरिज के बाद उसको बोलते हैं एफिनल किनशिप, और कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप होता है जो सोशल रिलेशनशिप्स, जो किंग्स कुछ किंग्स बनते हैं मैरिज ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, उनको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैटिंग, कॉन्सैंग्यूनियस कॉन्सैंग्यूनियट किनशिप एंड एफिनिटी किनशिप. Then there are types of descent. There are various principles of descent, and there are types of descent. Chapter 2.5. We have various types of descent. We have linear descent, we have bilinear descent, we have bilateral descent, we have ambilinear descent. Okay, so double descent means when we have to inherit something, then inheritance takes place in the either in the female line or in the male line. That is called unilinear descent. Double descent means some portions, some properties move in the parent line, mother line, and some property move in the mother line. And in case of bilateral descent means either the property will move in the male line or the property will move in the female line. And for ambilinear descent means bilateral, there is a choice whether you want to do the property in the male line or whether you want to inherit the property in the female line. Ambilinear descent means when both the types of inheritance are found in the society are called ambilineal descent. We have various forms of descent groups like lineage, clan. इनमें होता है इनका कुछ कॉमन एंसेस्टर होता है, ये मानते हैं कि हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर है lineage. क्लैन में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा ग्रुप है इनका कॉमन एंसेस्टर तो होता है बट वो अननोन होता है. लीनिएज के केस में एंसेस्टर नोन होता है, क्लैन में केस में एंसेस्टर अननोन होता है. फ्रैटरी, जब बहुत सारे क्लैंस को मिलकर फ्रैटरी बनती है. और मोइटी क्या होती है, मोइटी क्या करती है, मोइटी सोसाइटी को डिवाइड कर देती है दो पार्ट्स में. और उसके बाद काइंड क्या है, काइंड जितने भी सारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं टोटल है कितने किंग्स, टोटल किंग्स फ्रॉम द मदर साइड एंड फ्रॉम द फादर साइड, जितने भी सारे
होते हैं वो सारे काइंडेड कहलाते हैं। अब किनशिप टर्मिनोलॉजी की बात करें, हमने इसमें बात करी थी डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी। इसमें एक नाम से आप ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को पुकार सकते हैं, जैसे अंकल है ना, अंकल, मदर के भाई को अंकल बोल सकते हैं, फादर के ब्रदर को अंकल बोल सकते हैं, फादर की मदर को, फादर के सिस्टर को आप आंटी बोल सकते हैं, मदर के सिस्टर को आप आंटी बोल सकते हैं। ये क्लासिफिकेटरी हो गया। और एक होता है डिस्क्रिप्टिव किनशिप, जहां पे हर एक किन्स के लिए एक यूनिक नेम आप यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी जैसे ब्रदर, सिस्टर, ये डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद आपका डिसेंट आता है, फिलिएशन आता है, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन। आप मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में आपके जो ग्रुप ऑफ किन्स हैं वो डिसाइड, वो आप फादर से के किनशिप ग्रुप से बिलोंग करते हो, और मैट्रिलिनियल सोसाइटी में आप मदर के किन ग्रुप से बिलोंग करते हो। और कंप्लीमेंट्री फिलिएशन पैट्रिलिनियल सोसाइटीज में आप फादर के किन ग्रुप से बिलोंग करते हो, बाकी जो दूसरे किन ग्रुप है, जो आपकी मदर वाली साइड से का जो किन ग्रुप है वो कंप्लीमेंट्री फिलिएशन कहलाता है। डिसेंट एंड अलायंस, डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी लेवी स्ट्रॉस ने दी थी। डिसेंट थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि लाइन डिसेंट जो है मूव करती है। आप देखिए यूनिलिनियल डिसेंट है, जहाँ बायलेटरल डिसेंट है, जहाँ डबल डिसेंट है, जहाँ एम्बिलिनियल डिसेंट है। ओके, देन वी हैव अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप से अलायंस बनता है, नेटवर्क बनाते हैं, शादियां होती हैं, वुमेन की एक्सचेंज की जाती है। इसकी बड़ी सारी लिमिटेशंस भी है, वुमेन्स को ये ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जैसा कि ऐसा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। आप देखिए क्रिटिसिज्म, जो अलायंस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, वो ऐसे हम क्रिटिसिज्म को डिफाइन करते हैं। किनशिप में आपने देखा कि किनशिप टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम पढ़ते हैं, हमारी किनशिप टर्मिनोलॉजी है हमारे सिलेबस में। हम दूसरी किनशिप टर्मिनोलॉजी आती है सुडानीज किनशिप टर्मिनोलॉजी है। तीसरी किनशिप टर्मिनोलॉजी आती है हवाई है, सुडानीज है, एस्किमो किनशिप टर्मिनोलॉजी है, एंड उसके बाद इरोक्यूज किनशिप टर्मिनोलॉजी है। देन उसके बाद ओमाहा किनशिप टर्मिनोलॉजी है, देन क्रो किनशिप टर्मिनोलॉजी है। तो आप देखिए कि कैसे वो किन्स का जो नेटवर्क होता है उसमें कैसे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव का टर्म्स भी इस्तेमाल किया जाता है, या क्लासिफिकेटरी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, या दोनों डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम टर्मिनोलॉजी के केस में हम डिफरेंट सोसाइटीज हैं हमारे पास, सोसाइटी है, क्रो सोसाइटी है, जो कोई सोसाइटी है, सुडानी सोसाइटी है, वाई सोसाइटी है, क्रो सोसाइटी है। तो ये किनशिप सोसाइटीज हैं, ये है ना। तो डिसेंट है, अलायंस है, कैसे अलायंस नेटवर्क बनता है। लेवी स्ट्रॉस ने अलायंस की थ्योरी दी थी, किनशिप की थ्योरी दी थी। अभी कितने टाइम की वीडियो हुई है? अभी तो सिर्फ 1 घंटा 7 मिनट की वीडियो हुई है, तो आप अभी से घबराने लगे हो। 7 मिनट के अंतराल से ही आप घबराने लगे हो। अभी आपको कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो तो बनानी पड़ेगी। तो आप देखिए, आप फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, फैमिली क्या है, किनशिप क्या है। आप देखिए हाउस होल्ड क्या है, डोमेस्टिक ग्रुप्स क्या है, फंक्शंस क्या है फैमिलीज के, किनशिप प्रिंसिपल्स क्या है, डिसेंट क्या है, यूनिलिनियल डिसेंट है, डबल डिसेंट है, बायलेटरल डिसेंट है, एम्बिलिनियल डिसेंट है, फॉर्म्स क्या है डिसेंट ग्रुप में, लीनिएज है, क्लैन है, फ्रैक्टरी है, मॉइटी है, काइंडेड है, किनशिप है, डिस्क्रिप्टिव है, फिलिएशन है, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन है, डिसेंट है, अलायंस है। तो किनशिप में आप ये पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिटी एनालिटिक किनशिप ये टर्मिनोलॉजी है। आप देखिए किनशिप के बारे में बात करी जाए, ही किनशिप की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की जाए, तो प्रिंसिपल्स क्या है,
टाइप्स क्या है डिसेंट के, अब ये इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए 2.5 है क्या, किनशिप है, इसमें आप डिफरेंट तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक जो ब्लड के रिश्तेदार होते हैं और एक मैरिज के बॉन्ड से किन्स जो बनते हैं, और एक ब्लड रिलेशन ब्लड बॉन्ड से जो किन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप, उनको कहते हैं कॉन्सैंग्यूनिटी, और एक कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको एफिनिटी कहते हैं। और टाइप्स ऑफ डिसेंट क्या है, कैसे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करेगी, वो कैसे मूव करेगी, उसको कौन इनहेरिट करेगा, सन इनहेरिट करेगा या डॉटर इनहेरिट करेगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं डिसेंट की, यूनिलिनियर डिसेंट है, डबल डिसेंट है, बाइलेटरल डिसेंट है, एम्बिलिनियर डिसेंट है। आज की मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आज की मॉडर्न सोसाइटी में किस टाइप का डिसेंट ग्रुप एग्जिस्टिंग है, क्या यूनिलिनियर है या डबल है या बाइलेटरल है या एम्बिलिनियर है। इसकी एग्जाम्पल आप मेरे को अलग अलग एग्जाम्पल बताइए, आप ट्राइबल सोसाइटीज की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप मॉडर्न सोसाइटीज की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी कहाँ पे पार करती है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स क्या है, अलग अलग लीनिएज क्या है, एक ग्रुप होता है, सारे ग्रुप नहीं है। वो कई कहते हैं कि हमारा एंसेस्टर हमारा नोड है, एक ग्रुप कहता है कि हमारा एंसेस्टर तो कॉमन है लेकिन नो नहीं है। कॉमन एंसेस्टर है और नोन भी है, कॉमन एंसेस्टर तो है लेकिन नोन नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स मिला के फ्रैटरी बनाते हैं। मोइटी क्या करती है, जो सोसाइटी होती है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जितने भी किन्स होते हैं सारे किन्स को हम काइंड की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं, डिसेंट ग्रुप्स के फॉर्म्स हैं, लीनिएज है, क्लैन है, डबल डिसेंट है, बाइलेटरल डिसेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट है, किनशिप टर्मिनोलॉजी है, डिसेंट है, फिलिएशन है, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन है, डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी है। डिसेंट थ्योरी क्या है, फिलिएशन है, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन है, डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी है। किनशिप क्या है, कॉन्सैंग्यूनिटी किनशिप है, एफिनिटी किनशिप है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने 2.5 हमने देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने चैप्टर 1.1 पढ़ा, चैप्टर 1.2, यूनिट 1.3, यूनिट 1.4, यूनिट 1.5, यूनिट 1.6, यूनिट 1.7, यूनिट 1.8। then we have 2.1, we have 2.2, we have 2.3, we have 2.4, we have 2.5. We have studied two units number 1 and unit number 2. There are total of 12 units in this in our syllabus. Okay, you are discussing about the nature of I am challenge you में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके सिलेबस से नहीं आया होगा। आप सोसाइटी की बात करें, कल्चर की बात करें, मैरिज की बात करें, फैमिली की बात करें, किनशिप की बात करें, मैरिज, नेचर ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ कल्चर, 1.8 में प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। बी पार्ट्स में ब्रॉड आउटलाइन ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है 1.6, 1.7, 1.6 है फाइलोजेनेटिक स्टेटस, 1.5 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, 1.4 है एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन, 1.3 है ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड 1.2 is relationship with other discipline and 1.1 is meaning, scope and development of anthropology. Then we have इकोनॉमिक, किनशिप कैसे रिश्तेदार लोग चलते हैं, कैसे रिश्तेदारियां चलती हैं, कैसे वो इनके साथ कैसे वो नेटवर्क बनाते हैं, कैसे उनका एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपकी उसमें किनशिप में आपकी एक ड्यूटीज होगी, आपकी रोल्स होगा, कोई स्टेटस होगा किनशिप ग्रुप में। तो आप कैसे सोसाइटीज जो है कैसे उनमें यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप होता है, पैट्रिलिनियर डिसेंट ग्रुप। आप देखिए अगर तो सोसाइटी पैट्री अगर सक्सेशन के बेसिस पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो डिसेंट जो है वो फादर लाइन में फादर से सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर सोसाइटी मैट्रियार्कल है देन क्या होगा उस केस में, मैट्रियार्कल सोसाइटी के केस में आपको जो प्रॉपर्टी है वो मदर से डॉटर की और वो शिफ्टिंग होगी, प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस मदर से डॉटर की और फ्लो करेगा। ये आपने देखना है, ये आपने इसको रिलेट करके समझना है, किनशिप को रिलेट कर डिसेंट को और
टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, मैरिज रूल्स हो गया, लॉस ऑफ मैरिज हो गया, टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, देन वी हैव मैरिज रेगुलेशंस, वी हैव मैरिज पेमेंट्स, वी हैव टाइप्स ऑफ फैमिली, पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चर, पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लड, पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज, पर्सपेक्टिव्स ऑफ रेजिडेंस, एंड वी हैव सक्सेशन, वी हैव इम्पैक्ट, देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का बहुत ज्यादा असर हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन का असर हुआ है फैमिली के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर हुआ है, और फेमिनिस्ट मूवमेंट का असर हुआ है, जेंडर इक्वालिटी एक बन के आई है, इक्वालिटी एक ऊपर के आई है। ओके, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है, और आप देखिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ग्रो करती है, कैसे इकोनॉमी कैसे मूव करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम प्रोडक्शन क्या है उनकी, उनका वो कलेक्शन कैसे करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उनमें डी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम देखते हैं, इसमें डिबेट को देखते हैं फॉर्मलिस्टिक, वो मॉडर्न इकोनॉमिक में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सब साइंटिफिक डिबेट हम करते हैं प्रिमिटिव इकोनॉमी में, आप देखोगे रेलेवेंस है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की, हम किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, हम मीनिंग को स्टडी करते हैं, हम स्कोप को स्टडी करते हैं, हम रेलेवेंस को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, उसको हम स्टडी करते हैं। आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, वो हम स्टडी करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं, आप मीनिंग को समझिए, आप स्कोप को समझिए, आप रेलेवेंस को समझिए, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आप फॉर्मलिस्टिक डिबेट्स को देखते हैं, सब्सटैंटिविस्ट डिबेट्स को देखते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, गवर्निंग प्रिंसिपल्स, गवर्निंग प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, उसमें आप देखिए रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, एंड मार्केट्स है, reciprocity is there, redistribution is there, market is there। ओके, तो आप देखिए सब्सिस्टिंग क्या होती है, हंटिंग गैदरिंग में सब्सिस्टिंग कैसे होती है, हंटिंग गैदरिंग में कैसे वो करते हैं, तो देखिए उनकी वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स, इक्विलिटेरियन सोसाइटी होती है, फिशिंग भी वो करते हैं, जंगलों में जाके हंटिंग करते हैं, आप देखिए फिशिंग में क्या करते हैं, उनको शिप्स की जरूरत होती है, कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, स्वीडनिंग है, पैस्टोरलिस्ट है, वो डोमेस्टिकेशन करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, हॉर्टिकल्चर में वो सिंपल स्टिक्स से वो हॉर्टिकल्चर करते हैं, वो फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर में वो फार्मिंग करते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। देखिए, और इंडिजिनस और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होती हैं, वो आपने बताना है। इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम जो प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, आगे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जब पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, आपस में एक हिस्सा जो है वो ग्लोबलाइज, जो पोर्शन इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, और जो पोर्शन इंटीग्रेटेड नहीं है अभी भी, वो इंडिपेंडेंटली ही वो वहां पे सरवाइव करते हैं, हंटिंग करके, गैदरिंग करके, और कोई उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वो उसमें रहते हैं, तो वो एक्टिविटी फॉल करती है, इसमें वो इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम में फॉल करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम में फॉल करते हैं। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अब इकोनॉमिक मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, फॉर्मलिस्ट डिबेट क्या है, सब्सटैंटिविस्ट डिबेट क्या कहती है, प्रिंसिपल्स क्या कहता है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सचेंज के प्रिंसिपल्स क्या है, अब रेसिप्रोसिटी कैसे मूव करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे मूव करती है, मार्केट्स कैसे चलती है, एंड कम्युनिटीज कैसे मूव करती है, सब्सिस्टिंग और हंटिंग गैदरिंग, फिशिंग कैसे चलती है, स्वीडनिंग कैसे होती है, पेस्टोरिज्म कैसे होती है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम, economic organization, marriage system, marriage, family, kinship system, economic organization, meaning, scope, and relevance of
Economic anthropology, there are various scopes and relevance of economic anthropology, formalists and substantivist debate, principles governing production. We have distribution, we have exchange, we have reciprocity, we have redistribution, we have market, we have in communities, we have there is a subsisting on hunting and gathering, we have fishing, we have swiddening, we have pastoralism, we have horticulture, we have agriculture, we have globalization and indigenous economic system, economic organization. We have various, there are various economic scope and relevance of economic anthropology. Formalist debates are there, substantivist debates are there. We have principles governing production, distribution, and exchange. ओके तो इसमें आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पोर्ट लैचेस कैसे किए जाता है। अब पोर्ट लैचेस के बारे में सुनते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज करवाई जाती हैं, एक हंटिंग फिक्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, खुला रिंग। आप वहाँ ट्रॉबरी आइलैंड्स में ये चीजें आपको देखने मिलती हैं, बिग मैन करते हैं, हंटिंग करते हैं, चीफडम चीफ जो होता है वो बड़ी पार्टी थ्रू करता है, वहां पे सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है, गांव के लोगों को इनवाइट किया जाता है, वहां पे बड़े सारे फूड की लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इज वेस्टेड। और फूड वेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि वो अपना स्टेटस शो करते हैं, वो अपना अपना अपनी अपना स्टेटस हाई बताने के लिए वो ज्यादा फूड को वेस्ट करते हैं। तो ये आप देखते हैं वहां पे सब्सिस्टिंग कैसे होती है हंटिंग गैदरिंग में। वहां पे देखिए कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं दूसरे के साथ। वो इग्लिटेरियन सोसाइटी में वो उनकी सोसाइटी इग्लिटेरियन इन नेचर होती है, उनमें आप देखोगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कम होती है। वो हाँ वो वर्क डिवीजन जरूर उनमें हो, लेबर डिवीजन उनमें होता है। जो एल्डर्स का एक ग्रुप होता है और यंगर पॉपुलेशन का ग्रुप होता है, यंगर पॉपुलेशन ग्रुप हंटिंग करने जाता है और एल्डर पॉपुलेशन ग्रुप लुक आफ्टर करता है, बच्चों की घर में लुक आफ्टर करता है। ठीक है, तो ये सब्सिस्टेंसिंग है, हंटिंग गैदरिंग, फिशिंग है, स्विडनिंग है, पेस्टोरलिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ग्लोबलाइजेशन दिस देयर एंड इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम इज देयर। वी हैव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, we have meaning, scope, and we have relevance of economic anthropology. How this subsisting is done on hunting and gathering society, fishing society, swimming society, pastoralist society, horticulturist society, agriculturist society, sweetening society. We have both sides of system, globalization system and economic indigenous economic system. What is subsisting? How subsistence is based on hunting and gathering society. How subsistence और hunting gathering की जाती है, ये जंगलों में जाते हैं, वो hunting करते हैं, फूड की कलेक्शन करते हैं, नट्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं और खाते हैं, और सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल बो एंड एरो का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखो सिक्कल का इस्तेमाल किया जाता है, और डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, वुडन प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं फिशिंग के लिए। वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, सिंपल बुक्स होती हैं उनके पास, नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। पैस्टोरलिज्म में वो यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैटल्स की डोमेस्टिकेशन वो करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट में फ्रूट ग्रो करते हैं। आप सिंपल डिगिंग स्टिक का वो इस्तेमाल करते हैं, कोई हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स, वो मैकेनाइजेशन, absence of mechanization, there is no utilization of tractors, there are harvesting machines are not utilized, then for cropping machines are not utilized, all the work are done manually। हम इन subsistence को हम स्टडी करते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी तो यही काम करते थे। ट्राइबल लोग आज जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल्स हैं। हम चेंज हो चुके हैं, हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज की है, हमारी पॉलिटिकल लाइफ चेंज हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो गई है। हम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में मूव किए हैं, बट लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अभी भी हंटिंग गैदरिंग में रह रहे हैं, वो अभी भी पैस्टोरलिज्म एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अभी भी हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, फार्मर्स
आज के टाइम में भी फूड फूड को ग्रो करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है। पेस्ट्रोलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, हाई टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन की जाती है। मिल्क निकालना है एनिमल से, तो उसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इवन फूड इज जनरेटेड ऑन मशीन्स, एवरीथिंग इज डन, नॉट डन मैनुअली, all the works are done manually, big machines are utilized for the animals, for getting food out of them. That is an example of globalization and indigenous economic system. We have economic organization, we have scope relevance of economic anthropology, we have farmist debate, we have substantivist debate, we have principles governing, we have the production system, we have distribution is there, we have exchange system is there, production, distribution and exchange is there, we have reciprocity, we have redistribution, we have markets. There are three types of exchange: reciprocity, redistribution and market. There are three types of exchange system that exists in the rural societies, in the primitive societies. That is was why we talk about indigenous economic system, we talk of globalized economic system, we talk of indigenous economic system, we talk of global economic system, we talk of assisting economic system, we have talk of indigenous economic system, we have economic theory is there, we talk of various globalization and horticulturist society, and we there is there, we have a lot of things out there, we everything is done manually, every no any use of harvesting equipments, cropping crop growing equipments, harvesting techniques, making use of like tractors, other machines, carbines. So they are now utilized by the farmers in the rural society. Even ruralization, urbanization is going on, taking place in the ruralization. अब डिवीजन रूरल और अर्बन का जो डिवीजन है वो कम होने जाता जा रहा है, रूरल अर्बन डिवाइड अब कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी गांव में भी आ गई है, गांव में भी कॉलेजेस ओपन हो गया है, यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई है। इवन आप देखेंगे एडवांस्ड चीजें गांव में आने लगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं गांव के लोग। इवन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, वो उन गाड़ियों में मूव करते हैं। तो आप देखेंगे रूरल अर्बन डिवाइड बहुत हद तक कम हो चुका है, अभी भी है बट बहुत हद तक कम हो चुका है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी चीज नहीं रह गई है आज के टाइम में। तो आप देखोगे कि कैसे चैप्टर 3 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कैसे मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस हमने देखा, कैसे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, कितने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं हमने बताया, रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केट भी है। हमने देखा फॉर्मलिस्ट डिबेट है, सब्सटैंटिविस्ट डिबेट है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है गवर्निंग, प्रोडक्शन के लिए गवर्निंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्निंग क्या है, एक्सचेंज के लिए गवर्निंग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमने देखा। अब ये 1 घंटे 30 मिनट्स की वीडियो हुई है, घबराना नहीं है। अब 2 घंटे की वीडियो आपने बनानी है, आप देखोगे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे मूव कर रही है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की को कैसे हम मूव करा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे मूव कर रही है। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखिए, आप उसको एनालाइज कीजिए, प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, प्रॉपर्टीज का इनहेरिटेंस कीजिए। अब चाहे प्रॉपर्टीज का इनहेरिटेंस करना हो, चाहे जिसका भी हो। अब देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कंट्रोल की बात की जाए, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कंट्रोल की बात की जाए, हमने देखा बैंड क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, लोग रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, ट्राइब क्या होता है, बड़े सारे बैंड के मिलकर ट्राइब बन जाता है। चीफ क्या होता है,
बहुत सारे ट्राइब्स को मिला के चीफडम बन जाता है, बहुत सारे विलेजेस को मिला के चीफडम बन जाता है। किंगडम क्या है, जहाँ पे राजा होता है, उसकी एक टेरिटरी होती है और उसका किंगडम होता है। और क्या है स्टेट, स्टेट जैसे स्टेट क्या हो गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। ओके, अब देखिए पावर क्या है, जैसे पावर, पावर राजा के पास पावर होती है, अथॉरिटी राजा के पास अथॉरिटी होती है, और राजा जब लेजिटिमेसी जब अटैच हो जाती है, ठीक है, जब लेजिटिमेट पावर हम तभी कहते हैं जब अथॉरिटी को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। जब सोशल कंट्रोल की बात की जाए, कैसे सोसाइटी में कंट्रोल किया जाता है, सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करती है, मैरिज जो है वो रेगुलेशन करता है बिहेवियर को, किनशिप जो है वो रेगुलेशन करता है बिहेवियर को। अब देखिए लॉ जो है सोसाइटी को यूनाइट करके रखता है, सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखता है। लॉ एंड जस्टिस सिंपलर सोसाइटी में कैसे इंश्योर होते हैं, ये आपने देखना है बड़े सारे तरीके से। लॉ जस्टिस कैसे हम इंश्योर करते हैं सोसाइटीज में, सोशल इंस्टीट्यूशंस सोशल जस्टिस लेके आता है सोसाइटी के अंदर, वो एक यूनिटी का लेके आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देने की देता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। एक लॉ कैसे एक्ट करते हैं सोसाइटी में, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस कैसे सिंपलर सोसाइटीज में एक्ट करती हैं, कैसे आप देखोगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटल कंट्रोल क्या होता है। बैंड्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गांव में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, और इग्लिटेरियन नेचर होते हैं, और एज ए कोऑपरेटिव यूनिट का काम करते हैं, सिंपल उनके रिलीजियस बिलीफ होते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट तो उनके लिए स्कूल्स भी खोलती है, जिनको हम बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनके लिए, बैंड्स के लिए, ट्राइब्स के लिए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, बैंड्स की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मसाई ट्राइब है, न्यूरसो सुडान एक ट्राइब है, योरुबा ट्राइब है एक, ओके, आप किप्सिकीज ट्राइब है, इरोक्यूज ट्राइब है, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एस्किमोस एक बैंड है, एस्किमो इन्यूट्स एक बैंड है। आप देखोगे कि किंगडम जो देखा जाए कि बड़े आज के टाइम पे भी किंगडम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे राजा एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, और किंग एक हेरिडिटरी पोजीशन भी होती है। और कंसेप्ट की बात करें, पावर तो राजा के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, लेजिटिमेसी भी होती है, ठीक है। तो पावर, तो हम पावर जब अथॉरिटी के साथ आए, अगर आपके पास अथॉरिटी भी है और पावर भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप लेजिटिमेसी है, पावर आपकी लेजिटिमेट पावर है, आपके पास लेजिटिमेट पावर है। अगर आपके पास अथॉरिटी भी है और पावर भी है, अथॉरिटी भी है, आपके पास अथॉरिटी है पावर एक्सरसाइज करने की, तब आपकी तब हम कह सकते हैं लेजिटिमेसी है। सोशल कंट्रोल की बात करें, सोशल कंट्रोल की बात करें, कैसे हमें सोसाइटी को ऑर्डर करके रखना है, सोसाइटी को मेंटेन करके रखना है, सोसाइटी को देख के रखना है, अपने जस्टिस कैसे देनी है सोसाइटी में, लॉ कैसे को इंश्योर करना है, अपने सिंपल सोसाइटीज कैसे रन करती है, उनमें जस्टिस को कैसे हम डिलीवर करते हैं, लॉ हम कैसे फिक्स करते हैं। वहां पे अनरिटन लॉस होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज में, प्रिमिटिव सोसाइटीज में, रूरल सोसाइटीज में। खाप पंचायत की बात कर ले, वहां पे लॉस अनरिटन होते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं सोशल, इसी से लॉ से हम सोशल कंट्रोल करते हैं, सॉलिडारिटी लेके आते हैं, कॉपरेशन को हम इंश्योर करते हैं, पीस हम इंश्योर करते हैं, ये बेनिफिट्स हम लेके आते हैं। सो इसे ही तो कारण है सोशल कंट्रोल का, पावर से सोशल कंट्रोल किया जाता है, अथॉरिटी से, हॉर्टिकल्चर से। कॉन्सेप्ट्स हैं, किंगडम है, ब्रांड है, ट्राइब है, किंगडम है, चीफडम है, बैंड, ट्राइब, चीफडम, किंगडम, स्टेट, ये सारी अथॉरिटीज हैं, सारी अथॉरिटीज हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल कंट्रोल भी है।
Political organizations is there, social control is there, we have bands, we have tribes, we have chiefdom is there, we have kingdom is there, we have state is there, we have power, concept of power, we have authority, we have legitimacy is there is a social control there is a law and justice in primitive societies. We talk about political organization, we talk about social control, we talk about political organization, we talk about social control, we have tribe, we have chiefdom, we have kingdom, we have state, band, tribe, chiefdom, they are the forms of political organization. They are the political organizations and they live in the rural areas, they live in the urban areas. अब सोसाइटी स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पावर का, अथॉरिटी का, लेजिटिमेसी का, सोशल कंट्रोल का, लॉ एंड जस्टिस क्या है सोशल कंट्रोल में। ठीक है, हमने 4 चैप्टर्स 4 यूनिट्स हमने डिस्कस करे हैं पेपर 1 के। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा आज, हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने बहुत कुछ डिस्कस करा, हमने बहुत कुछ डिस्कस करा, हमने बहुत कुछ डिस्कस करा। हमने चैप्टर 1 को डिस्कस करा, हमने चैप्टर 1 का मतलब क्या है, हमने मीनिंग को डिस्कस करा, स्कोप क्या है डिस्कस करा, एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का अदर डिसिप्लिन्स के साथ, हमने सेल्स के बारे में डिस्कस करा, डीएनए के बारे में डिस्कस करा, हमने ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स क्या है उसको हमने डिस्कस करा, ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ा, एमरजेंस ऑफ मैन को पढ़ा, प्राइमेट्स को हमने डिस्कस करा, हमने फाइलोजेनेटिक स्टेटस डिस्कस किया, हमने सेल्स के बारे में डिस्कस करा, हमने नेचर ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करा, हमने नेचर ऑफ कल्चर को डिस्कस करा, हमने नेचर ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करा, हमने मैरिज को डिस्कस करा, हमने फैमिली को डिस्कस करा, हमने किनशिप को डिस्कस करा, हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करा, हमने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करा, हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनको डिस्कस करा, हमने उन डिस्को डिस्कस करते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे डिस्कस करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। समझना है, अंडरस्टैंड करना है क्या है डिफरेंट सोसाइटीज के बारे में। प्रिमिटिव सोसाइटीज है, फॉर्मलिस्टिक डिबेट है, सब्सटैंटिविस्ट डिबेट है, हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सोसाइटीज मूव करती है, कैसे सोसाइटीज अर्बन एरिया से रूरल एरिया में मूव करती है, कैसे माइग्रेशन हो रही है, कैसे इम्पैक्ट क्या है फैमिली सोसाइटी का, हमारी फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटीज के ऊपर, अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटीज के ऊपर, ये हम डिस्कस करते हैं। हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करते हैं, हम रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का अदर डिसिप्लिन्स के साथ वो हम डिस्कस करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमेट्स की एवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम डिस्कस करते हैं, हम एर्बोरियल और टेरिटोरियल प्राइमेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हम कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है मैन और एप की वो हम डिस्कस करते हैं, हमने लिविंग मेजर प्राइमेट्स को डिस्कस करा, हमने प्राइमेट बिहेवियर को हमने डिस्कस करा, टर्शरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स को हमने पढ़ना है, कैसे वो रहते हैं ब्रांचाइजेशन में, वो रहते हैं, वो कैसे ट्रीज के ऊपर वो मूव करते हैं, कैसे ग्राउंड्स के ऊपर वो रहते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस कैसे एंथ्रोपोलॉजी की एक होलिस्टिक स्टडी हम करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, और एक एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन एक होलिस्टिक सब्जेक्ट बन जाता है जब हम इसमें डिफरेंट ब्रांचेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का अदर डिसिप्लिन्स के साथ उसको हमने समझना है, रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स उसका क्या है वो हमने समझना है। तो देखिए सबसिस्टिंग कैसे करते हैं, हंटिंग पे कैसे सबसिस्टिंग चलती है, फिशिंग पे कैसे सबसिस्टिंग चलती है, स्वीटनिंग पे कैसे सबसिस्टिंग चलती है, पैस्टोरिज्म में कैसे सबसिस्टिंग चलती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट में कैसे सबसिस्टिंग चलती है, एग्रीकल्चर में कैसे सबसिस्टिंग चलती है, ग्लोबलाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन क्या है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, सबसिस्टिंग सोसाइटी है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है। आप इन व्यूज को देखिए, स्टडी कीजिए गाइस। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही क्लोज करूँगा। तो गाइस, आपने मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है, माइंड को आपने पॉजिटिव रखना है और निरंतर आपने तरक्की करनी है। लाइफ में तरक्की करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन आ जाएगा जिस दिन आपको सफलता जो है वो मिलके रहेगी, आपको सफलता जो है वो मिलके रहेगी। ओके गाइस, तो 1 घंटे और 40 मिनट का इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आपको काम की बताई हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस अपने यहाँ पे शेयर किए हैं, मैंने वीडियोस को शेयर किया है, अंडरस्टैंड किया है गाइस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल्स को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।